हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें पाठ 6 में है बल एवं दाब। तो हम बल और दाब के बारे में पाठ में पढ़ेंगे कि बल क्या होता है और दाब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। बल को कहते हैं फोर्स और दाब को कहते हैं प्रेशर। जब हम गोला फेंक प्रतियोगिता, आप स्कूल में होता होगा, गोला लोहे के गोले को फेंकना पड़ता है और जो ज़्यादा दूरी तक फेंक सकता है वही जीतता है। तो ये जो गोला फेंक प्रतियोगिता होता है, उसमें खिलाड़ी गोला को इस तरह फेंकना चाहता है ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके, मतलब ज़्यादा दूरी तक वो जा सके। तो इसके लिए वो क्या करता है कि गोले को जोर से धकेलना होता है उसको। तो हम कह सकते हैं कि उसे गोला पर अधिकतम बल लगाना होगा ताकि वह अधिक दूरी तय कर सके। उस गोला को फेंकने के लिए जो शक्ति लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बल या फोर्स कहते हैं। तो इस चीज़ से आप परिचित हैं। अब यदि कभी आपने कुएं से पानी उठाया है तो कुएं से जब आप पानी को खींचते हैं बाहर निकालने के लिए, बाल्टी में पानी भरते हैं और उसके रस्सी को खींचते हैं, तब आपको क्या होता है? पानी से भरे बाल्टी को बाहर निकालने में थोड़ा शक्ति लगाना पड़ता है और वो जो शक्ति लगाना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, बल या फोर्स कहते हैं। तो प्रत्येक काम के लिए हमको कुछ बल लगाना पड़ता है। तो जैसे इस चित्र में दिख रहा है ना, एक बच्चा क्या कर रहा है? बक्सा है, उसको धक्का दे रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? उसको शक्ति लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है, तभी वो अपने स्थान से हटेगी। तो यही है बल। तो बल के रूप अपकर्षण, ठीक है। तो अपकर्षण मतलब धकेलना और अभिकर्षण मतलब खींचना। तो बल के दो रूप हैं। पहला है जब हम किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह हटाने के लिए या फेंकने के लिए जो बल लगाते हैं, धकेलते हैं, तो वह हो गया अपकर्षण। और जब किसी चीज को खींचते हैं अपनी तरफ तो वो हो गया अभिकर्षण। ठीक है, ये चीज आप समझ गए और जानते भी हैं। आपको डेली दैनिक जीवन में ये चीज आते ही हैं कि किसी चीज को धक्का देना होता है या फिर किसी को खींचना होता है। तो यही है अपकर्षण और अभिकर्षण। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप को देखेंगे जिससे ये चीज और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्रियाकलाप 1 को देखते हैं। आप एक स्थिर फुटबॉल पर जब पैर से प्रहार करते हैं या पैर से प्रहार करके क्या किक लगाते हैं, यदि आप फुटबॉल खेलते हैं तो ऐसा होता होगा कि बॉल जो है स्थिर है और अपने पैरों की सहायता से उसको किक लगाते हैं, प्रहार करते हैं। तो इससे क्या होता है? जो फुटबॉल है वो गतिशील हो जाता है, उसमें गति आ जाती है, वो अपनी एक जगह से दूसरे जगह हट जाती है। और इसका कारण है कि क्या आपने फुटबॉल पर बल लगाया? आपने तो किक मारा, तो उसमें क्या है? पैरों के द्वारा फुटबॉल पर बल लगा जिससे उसमें गति हुई। तो देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, एक लड़का फुटबॉल को किक मारते हुए, खिलाड़ी खेल रहे हैं फुटबॉल। तो ये फुटबॉल स्थिर है, वो पैरों से जो फुटबॉल है उस पर बल लगा रहा है। अब देखिए ये हो गया, उसको धकेलना हो गया। अब देखते हैं आगे। देखिए क्रियाकलाप 2 में कि एक भारी बक्से को आप खींचिए अथवा धकेलिए। क्या बक्से में स्थान परिवर्तन होता है? ये आप करके देख सकते हैं। आपके घर में यदि भारी बक्सा है तो या फिर अलमारी है तो उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसको धक्का देके देख सकते हैं और या फिर उसको रस्सी से बांधकर या फिर हाथों की सहायता से भी खींच सकते हैं। तो देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, बच्चे द्वारा बॉक्स धकेलना या खींचना दिखाया जा रहा है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? बॉक्स को धक्का दे रहा है और ये बच्चा क्या कर रहा है? बक्से को खींच रहा है। तो आप दैनिक जीवन में अपना बहुत सारे ऐसे प्रयोग करते हैं कि जिसमें आपको धकेलना पड़ता है, खींचना पड़ता है। खेलते समय भी जैसे फुटबॉल के बॉल को मारा या फिर हाथ से लेकर जो बॉल को मारते हैं तो उसमें भी क्या होता है? आपको धकेलना पड़ता है फेंकने के लिए, उस बॉल को गति में लाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण बल के आपको मिल जाएंगे।
तो इन चीजों को जब आप समझिएगा तब आपको बल की जो धारणा है उसको समझ में आएगा कि बल क्या है। तो आप किसी चीज में जब शक्ति लगाते, जैसे पानी से भरे बाल्टी को जब कुएं से खींचते हैं तो उसके लिए भी एक शक्ति लगता है, तो वो भी बल हो गया। या फिर जो गेंद है, गेंद को फेंकने के लिए एक जगह से उसको अधिक गति देने के लिए दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए भी आपको शक्ति लगाना पड़ रहा है, तो वो भी बल हो गया। या फिर किसी वस्तु को आप, भारी वस्तु को जब आप धक्का दे रहे हैं तो या फिर खींच रहे हैं तो ये भी बल हो के ही उदाहरण है। तो आप भी बारी बारी से किसी दीवार या भारी बक्से पर बल लगाकर देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जो फुटबॉल गतिशील हो जाता है परंतु जो भारी बक्सा स्थिर रहता है, जबकि दोनों ही परिस्थिति में बल लगाया जा रहा है। जब आप फुटबॉल के ऊपर पैर से किक मारते हैं तो क्या होता है, फुटबॉल गतिशील हो जाता है। लेकिन जब भारी बक्से के ऊपर आप बल लगाते हैं तो क्या होता है, वो बस जो भारी बक्सा है वो अपने जगह से नहीं हिल पाता है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में क्या हो रहा है, बल तो लगाया जा रहा है ना, क्योंकि दोनों में आपको शक्ति लगाना पड़ रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अपकर्षण मतलब धकेलना और अभिकर्षण मतलब खींचना कि वह प्रक्रिया है जो वस्तु पर लगकर उसके विराम अवस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, उसे बल कहते हैं। तो बल किसे कहते हैं, बल क्या है कि अपकर्षण, अपकर्षण मतलब धकेलना अथवा अभिकर्षण कि वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विराम अवस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे अथवा उस करने का प्रयास करे, तो उसे बल कहते हैं। मतलब जो धकेलना या खींचने के द्वारा आप किसी वस्तु के जो एक जगह में स्थिर है मतलब विराम अवस्था में है तो उसको गति में ला रहे हैं या फिर लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रक्रिया में ही क्या हो रहा है, बल लग रहा है और ये दोनों प्रक्रिया ही बल कहलाएगी। तो यह ध्यान देने की बात है कि हमें बल हमेशा विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता है। अतः अवस्था परिवर्तन का ऐसा प्रयास भी बल लगाना कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि बल लगाने से ऐसा हर बार हो कि वस्तु गति में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, आप बल लगाएं लेकिन फिर भी उसके गति में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बल तो लगा आपका, तो इसे भी बल लगाना कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि दैनिक जीवन में बल का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये चीज आप सोचिए कि आप कहाँ कहाँ बल लगाते हैं। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कामों में बल लगाते होंगे, तो वो सारी चीजें आप सोचिए और बताइए। तो बल का उपयोग क्या करते हैं, खींचने के लिए, धकेलने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। तो कभी कभी आप माँ पिताजी के हेल्प करने के लिए भी बहुत सारी चीजों में उनकी मदद करते हैं, जिसमें क्या होता है, आपको बल लगता है, शक्ति लगता है। जैसे कभी कभी चारपाई को खींचने के लिए या फिर टेबल को उठाने के लिए। तो ये सारी चीज जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, बल लग रहा है। तो उठाने के लिए, फैलाने के लिए या फिर मरोड़ने, दबाने में आदि में भी क्या होता है, बल का उपयोग होता है। तो खींचने में, धक्का देने में, ऊपर उठाने में, फैलाने में, मरोड़ने में, दबाने में, ये सारी चीजों में क्या हो रहा है, आपका बल लग रहा है, मतलब शक्ति लग रहा है। तो फुटबॉल को धकेलने के लिए बल लगाना होता है। जब फुटबॉल को धक्का देना होता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होता है, गति में लाना होता है, तब भी बल लगाना होता है। दरवाजे को खोलने के लिए, बंद करने के लिए भी बल लगाना होता है। तो आप बोलेंगे कि हम तो कुछ काम नहीं करते, तो कम से कम दरवाजा खोलते बंद करते तो हैं, बैग तो उठाते हैं, किताबें उठाते हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, बल लग रहा है। भींगे कपड़ों को निचोड़ने के लिए बल लगाना पड़ता है। जब कपड़ा भींगा हुआ हो उससे पानी को निकालने के लिए निचोड़ना पड़ता है, तो उसमें भी बल लगता है। अतः और क्या होता है, ब्रेक को दबाने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। अब साइकिल का या फिर बाइक का जो ब्रेक दबाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपको बल लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है, बल है। तो ये जो आप जहां जहां शक्ति लगाते हैं, आपको चाहे उससे गति हो, वस्तु गति में आए या ना आए, तो क्या होता है, वो बल लगता है।
तो बल क्या है? अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल किसके कारण लगते हैं? क्रिया के कारण लगते हैं। तो अन्योन्य क्रिया को एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे क्रियाकलाप 3 है, तो इसमें 2 चित्र हैं, दोनों पर ध्यान दीजिए आप। तो पहला क्या है? इस चित्र में दिख रहा है कि एक कार खड़ी है और पीछे एक लड़का खड़ा है। तो कार क्या है? स्थिर है और उसके पीछे एक लड़का खड़ा है। तो क्या आपकी उपस्थिति से कार गतिशील हो सकता है? यदि कोई कार खड़ी है और आप पीछे खड़े हैं तो आप खड़े रहने से ही क्या वो कार वहां से अपनी जगह से हट सकती है? नहीं हट सकती है ना, क्योंकि आप भी स्थिर है और कार भी स्थिर है। अब देखिए दूसरी स्थिति में दिख रहा है कि एक लड़के द्वारा कार को धक्का लगाना। वो जो लड़का खड़ा था वो क्या कर रहा है? अब कार को धक्का लगा रहा है। ठीक है, तो अब आप कार को धकेलिए। पहले स्थिति में लड़का खड़ा है, कार भी खड़ा है। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है? लड़का कार को धक्का दे रहा है। तो इस प्रक्रिया में आपने क्या अनुभव किया? तो आपने धकेलने से कार गतिशील होती है। तो पहली स्थिति में आपके द्वारा क्या हुआ? कार पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा था। तो आपने पहले स्थिति में कोई बल नहीं लगाया, अपना कोई शक्ति उसमें नहीं लगाया। लेकिन इस कारण से क्या हो रहा है? आपके तथा कार के बीच अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है। मतलब कार और आप में कोई संबंध नहीं है। यदि आप कार को धक्का लगाते हैं तब आपके और कार के बीच कोई संबंध बनता है। तो दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि आपके द्वारा कार पर बल लगाया जा रहा है। आप उसको धक्का दे रहे हैं, कार के साथ आपका संबंध बन रहा है कि आप उसको धकेल रहे हैं कार को। तो इस कारण से क्या हो रहा है? आपके तथा कार के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है। ठीक है, पहली स्थिति में आप उसको टच नहीं कर रहे, आप दूर खड़े हैं, तो उससे क्या हो रहा है? अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी स्थिति में जब आप कार को धक्का दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपके और कार के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। अतः बल एक कारण है तथा अवस्था परिवर्तन का प्रयास उसका प्रभाव है। तो क्या है कि जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो उसके अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। अतः बल क्या है? एक कारण है। बल क्या है? कारण है जिसके द्वारा कोई वस्तु अपने जगह से परिवर्तन करेगी, हिलेगी। और जो अवस्था में परिवर्तन का प्रयास है, आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसके अवस्था में परिवर्तन का, वो क्या है? उसका प्रभाव है। बल के कारण क्या हो रहा है? वस्तु में स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो जो बल है वो कारक है, कारण है, और आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो क्या है? प्रभाव है। उस बल के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है कि वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। मतलब जहां वो वस्तु है उससे हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया का संबंध है। तो दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उसके बीच बल कार्यरत होता है। जब दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, मतलब दो वस्तु एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? उसके द्वारा बल काम करता है। उसमें क्या काम करता है? बल काम करता है। आपके सामने अलमारी खड़ी है, कपड़े रखने वाली जो अलमारी है खड़ी है, और आप उससे सामने खड़े हैं। तो क्या हो रहा है? आप उसको ना धक्का दे रहे हैं ना कुछ कर रहे, बस आप खड़े हैं। तो आपके और अलमारी के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन यदि आप अलमारी को अपने जगह से हिलाना चाहते हैं और आप उसमें धक्का दे रहे हैं, तो आपके और अलमारी के बीच क्या हो रही है? अन्योन्य क्रिया हो रही है। और जब अन्योन्य क्रिया हो रही है तो उसमें क्या है कि बल लग रहा है। तो यही है, समझ गए? तो जब भी बल लगेगा तो दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। एक जिस पर बल लगाया जाता है और दूसरा जो बल लगाता है। मतलब जो अलमारी पर बल लगा रहे हैं उसके साथ और आप जो बल लगा रहे हैं, दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया होनी ही चाहिए। जिस पर बल लगाया जाए और जो बल लगाए, तो दोनों के बीच संबंध होता है।
तो जब दो वस्तुओं एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखते हैं तो उसके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या होती है? या तो अपकर्षण हो सकता है या फिर अभिकर्षण का रूप हो सकता है, या तो धक्का हो सकता है या फिर खींचना हो सकता है। तो बल के दो रूप हैं, या तो धकेलना या फिर खींचना। तो जब अन्योन्य क्रिया होगा तो दोनों में से कोई एक बल लगेगा, या तो धकेलने का या फिर खींचने का। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए, आप और आपके मित्र एक दूसरे को धकेल कर बल लगा सकते। कभी कभी होता है ना, दो बच्चे आपस में धक्का धक्की कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को धकेल रहे हैं। तो इस चित्र में देखिए कि दो बच्चियां क्या हैं, धक्का दे रही हैं, आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे, दोनों अपनी तरफ से बल लगा रहे हैं। तो कौन किसे धक्का दे रहा है? दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। तो इसमें जैसे इसके पहले बल क्या था, कारण था, और आपके द्वारा जो वस्तु में स्थान परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया, प्रभाव हो गया। तो इस पहले स्थिति में क्या था, अन्योन्य क्रिया, कार या आपके बीच था, अलमारी या आपके बीच था। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों लड़कियां बल लगा रही हैं, है ना। अब दोनों के बीच भी अन्योन्य क्रिया हो रही है, दोनों दोस्तों के बीच। तो आप एक रस्सी की सहायता से गाय को अपनी ओर खींचिए। ठीक है, जैसे इस चित्र में दिख रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, गाय को रस्सी से बांधकर अपनी ओर खींच रहा है। तो गाय को अपनी ओर जब खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पर खींचकर बल लगाएंगे। गाय क्या है, बच्चे की तरफ आना नहीं चाहेगा, वो पीछे की तरफ अपना बल लगाएगा और बच्चा आगे की तरफ उसको खींचने की कोशिश करेगा। इस तरह से क्या है, दोनों अपना अपना बल लगा रहे हैं। तो दोनों के बीच क्या हो रही है, अन्योन्य क्रिया हो रही है। अर्थात दोनों वस्तुओं के बीच अवस्था परिवर्तन हेतु किया जाने वाला प्रयास ही क्या है, अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, ये समझ गए। तो सिर्फ सामान को ही धक्का दे सकते हैं या खींच सकते हैं ऐसा नहीं है, साथ में कभी कभी आप दोस्तों में भी धक्का मुक्की हो जाती तो वो भी क्या है, बल लगाते हैं एक दूसरे पर ही, वो भी अन्योन्य क्रिया हो गया। किसी कुत्ते को खींचना या फिर बकरी को खींचना या फिर गाय को खींचना, तो इसमें भी दोनों बल लगाते हैं, तो ये भी हो गया अन्योन्य क्रिया। तो ये अन्योन्य क्रिया आप समझ गए होंगे। अब है परिणामी बल। तो परिणामी बल क्या होता है, उसको एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। ठीक है, परिणामी बल क्रियाकलाप 4। तो एक बक्से को आप धकेलिए। ठीक है, एक बक्सा है, भारी सा बक्सा है और आप उसको धकेलिए, तो क्या आप अनुभव करते हैं? तो उसमें आपको क्या अनुभव होता है, बक्से की गति कैसी है, तो वो चीज आपको देखना है। तो अब आप तथा आपके मित्र मिलकर उसी बक्से को धकेलिए, तो बक्से की गति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं घर में भी, और इसका कारण बता सकते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इसी बक्से को आप अपने मित्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में धकेलिए। मतलब आप जिस दिशा में धकेल रहे हैं, आपका दोस्त उसके उल्टा दिशा में धकेल रहा है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के तरफ बक्से को धकेल रहे हैं। और तब वस्तु के जो बक्सा है उसके गति में क्या परिवर्तन होता है और इसका क्या कारण है, ये देखने का आप प्रयास कीजिए। तो जैसे चित्र में दिख रहा है कि पहले दो दोस्त मिलकर एक भारी बक्से को धकेल रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे के तरफ धकेल रहे, ये भी इस तरफ धकेल रहा है और ये बच्चा इस तरफ धकेल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में धक्का दे रहे हैं। दो मित्र एक भारी बक्से को धक्का देते हुए। ठीक है, तो पहला में क्या था, एक ही दिशा में दोनों धक्का दे रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में दे रहे हैं। और दूसरी स्थिति में क्या था, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में धक्का दे रहे हैं दोनों बच्चे। ठीक है, तो दोनों स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, तो वो आपको देखना होगा। तो जब समान दिशा में कार्यरत बल होगा, जब एक ही दिशा में बल काम कर रहा है, जैसे दो बच्चे एक तरफ धक्का दे रहे हैं, तो क्या होगा, जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान अधिक होगा। तो ये स्वाभाविक है कि जब
अकेले आप किसी चीज को धक्का नहीं दे पाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने दोस्त को बुला लेते हैं कि चलो दोनों मिलके धक्का देते हैं। तो क्या होता है, वो अपनी जगह से हिल जाता है, क्योंकि आप अकेले जितना शक्ति लगा रहे हैं तो आपका दोस्त जब उस पे कोई शक्ति लगाता तो क्या हो जाएगा, वो शक्ति दुगना हो जाएगा, दुगना बल लगेगा, जिससे वस्तु अपने स्थान से हट जाएगा। तो जब कोई किसी वस्तु पर दो बल एक साथ काम कर रहा है तो क्या होगा, परिणामी बल दोनों बलों का, मतलब दोनों बच्चा का जो शक्ति लग रहा है वो क्या होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, जुड़ जाएगा। और क्या होगा, परिणामी बल का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि दोनों लगा रहे हैं शक्ति, एक का जो शक्ति है उससे तो दोनों का शक्ति क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो ये हो गया, जब एक दिशा में बल लगता है तो परिणामी बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है, परिणामी बल क्या होता है, अधिक होता है। और यदि विपरीत दिशा में कार्यरत यदि बल होंगे, जैसा सेकंड स्थिति में देखा कि दोनों बच्चे एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, तो यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल का मान दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो दोनों बच्चों का जो शक्ति है, जिसका ज्यादा शक्ति होगा उस तरफ क्या होगा, वो अच्छे से धकेल पाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा क्या होगा, उसको नहीं धकेल पाएगा। तो यही सारा इसमें क्या हो जाएगा, जब विपरीत दिशा में बल कार्यरत होगा तो क्या होगा, परिणामी बलों का में अंतर के बराबर होगा। पहले स्थिति में क्या था, दोनों बलों के योग के बराबर था, लेकिन दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, अंतर के बराबर होगा, अर्थात परिणामी बल का मान क्या होगा, घट जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस तरह से समझ जाएंगे। ये आप अपने प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। जब आप देखें कि ये दोनों मिलकर एक वस्तु को एक ही दिशा में धकेल रहे तो वस्तु हिल जाएगी अपनी जगह से, लेकिन एक दूसरे की तरफ यदि धक्का दे रहे तो जिसकी शक्ति ज्यादा होगी उधर थोड़ा हटेगा, लेकिन जिसकी शक्ति कम होगी वो धक्का नहीं दे पाएगा। तो इसी कारण से जब समान दिशा में होगा तो योग होगा और विपरीत दिशा में होगा तो बलों का वियोग होगा। तो समान दिशा में होने से परिणामी बल का मान अधिक होगा और विपरीत दिशा में होने से परिणामी बल का मान कम होगा। ये समझ गए आप। जैसे रस्साकसी का खेल आप कभी खेले होंगे तो क्या होता है, बीच में एक रुमाल बांध दिया जाता है और दोनों तरफ दो टीम खींचती है, तो जिसका बल ज्यादा होगा उस तरफ ज्यादा खींचा जाएगा और एक लकीर खींच दिया जाता है। जैसे इस चित्र में दिख रहा है ना, क्रियाकलाप 5 में, तो क्या है कि देखिए यहाँ बीच में एक लकीर खींच दिया गया है और दोनों तरफ रस्सी बांधा हुआ है और बीच में एक कपड़ा बांध दिया गया ताकि पता चले कि कौन ज्यादा शक्ति है, किस तरफ ज्यादा बल लग रहा है। ठीक है, जिस तरफ बल लगेगा वो कपड़ा उस तरफ चल जाएगा, रस्सी ये जो लाइन है लाइन के उस पार चला जाएगा। तो यदि दोनों टोलियां रस्सी को समान बल से खींचते हैं तो रस्सा खसकता नहीं है। यदि दोनों तरफ से समान शक्ति लगेगा तो क्या होगा, रस्सी ये बीच में ही रहेगा, केंद्र में ही रहेगा, लेकिन यदि कोई ज्यादा शक्ति लगाएगा तो रस्सी उस तरफ खींचा जाएगा। ये स्वाभाविक है, ये आप खेले भी होंगे ये खेल। तो इससे पता चलता है कि कौन सी टीम ज्यादा बल लगा रही है। तो रस्साकसी के खेल में दोनों टीम एक ही रस्सी का विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। जब तक दोनों टीमें बराबर बल लगाती है रस्सी में गति नहीं होती है। यदि दोनों टीमों का बल समान होगा तो रस्सी क्या होगा, स्थिर ही रहेगा, दोनों तरफ खींच रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है, क्योंकि दोनों तरफ यदि से समान बल लगाया जाएगा तो क्या होगा कि जो परिणामी बल का मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लगाया जाता है, अर्थात वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परिणामी बल शून्य हो जाएगा। इसलिए वस्तु जहां है, रस्सी जहां है वहीं रह जाएगी, वो किसी तरफ गति नहीं करेगी। बल का प्रभाव, बल को देखा नहीं जा सकता, बल को क्या है बस अनुभव किया जा सकता है, उसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है, उसके प्रभाव के द्वारा। जब हम बल लगाकर किसी चीज को हटा देते हैं उसके स्थान से तो क्या होगा, हम महसूस करते हैं कि हमने उस पे शक्ति लगाया, बल लगाया, फोर्स लगाया। तो आगे और एक क्रियाकलाप देखते हैं जिससे पता चलता है कि वस्तुओं की गति अवस्था में लाना किस तरह से लाया जा सकता है। तो
यदि आप विरामावस्था में स्थित फुटबॉल पर प्रहार करने पर वह गतिशील हो जाता है। यदि फुटबॉल स्थिर है, ठीक है, स्थिर मतलब विराम अवस्था में है, और जब उसको गतिशील करने के लिए हम पैरों से किक मारते हैं तो क्या होता है, फुटबॉल अपने जगह से हट जाता है। जैसे इस चित्र में भी दिख रहा है कि विरामावस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, विरामावस्था में बल लगा रहा है तो गति हो जा रहा है। और क्या है, कभी कभी जो कैच आता है, बॉल ऊपर उठता है तो फील्डर क्या करता है क्रिकेट में, तो बॉल को हाथ से पकड़कर बॉल को रोक देता है, मतलब गति में जो है उसको रोक देता है, या फिर वहां से फेंकता है तो फिर क्या हो जाता है, बल लगने के बाद वो फिर से गति हो जाता है उस। तो आपका मित्र एक क्रिकेट मैच में हवा में गतिशील बॉल को कैच ले लेता है। क्रिकेट तो खेलते ही होंगे या फिर आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है, जैसे चित्र में दिख रहा है ना, कि जो फील्डर होता है वो क्या करता है, जो बॉल ऊपर से आता है तो उसको कैच कर लेता है, अपने हाथों में ले लेता है गतिशील बॉल को। तो ये आप देखे ही होंगे कि बॉल को कैच करने पर क्या होता है, वो फिर से गतिशील से विराम अवस्था में हो जाती, स्थिर हो जाती है। तो जब खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो वह बॉल की गति के विपरीत दिशा में बल लगाता है। जब कैच करता है क्या होता है, बल के विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिससे क्या होता है, बॉल जो है स्थिर हो जाती है। ठीक है, ये समझ गए कि वस्तुओं की गति अवस्था में लाना। तो क्या करते हैं, एक तो बल लगाकर हम बॉल को दूर फेंक सकते हैं, या फिर जो गतिशील बॉल है उसको कैच करके उसके विपरीत दिशा में बल लगाकर उसको स्थिर भी कर सकते हैं। अब देखिए वस्तुओं की गति को तेज या धीमा करना। तो वस्तुओं की गति को किस तरह से तेज या धीमा कर सकते हैं। तो आपका एक कोई मित्र साइकिल चलाता ही होगा, तो साइकिल को एक समान गति से चला रहा है आपका कोई मित्र, तो आप साइकिल को पीछे से धकेलिए। क्या साइकिल की गति में कोई परिवर्तन होता है? आप ये करके देख सकते हैं। जैसे इस चित्र में दिख रहा है ना, चित्र में दिख रहा है कि आप ये साइकिल चला रहा है आपका दोस्त, आप उसको धक्का दे रहे हैं, और इस चित्र में क्या दिख रहा है कि आप उसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, उसके गति में परिवर्तन हो रहा है। तो आप साइकिल के पीछे से पकड़कर खींचिए। ठीक है, जब आपका दोस्त साइकिल चला रहा है तो आप पीछे से पकड़कर खींचिए, तो क्या साइकिल की गति में कोई परिवर्तन होता है? तो आप ये करके देख सकते हैं। तो जब आप साइकिल को पीछे से धकेलते हैं तो उसकी गति क्या है, बढ़ जाती है, उसकी गति और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें दोनों बल लग रहे हैं, आपके दोस्त का भी बल लग रहा है और आप भी उसको धक्का दे रहे हो तो आपके द्वारा भी बल लग रहा है, तो दोनों बलों का योग हो जा रहा है और जो साइकिल है उसका गति बढ़ जा रहा है। जब साइकिल को पीछे से खींचते हैं, ठीक है, और दूसरी स्थिति में जब आप यहाँ साइकिल को पीछे से खींचते हैं तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत बल लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बल का अंतर हो जा रहा है, घटाना पड़ रहा है। तो क्या हो जा रहा है, बल कम हो जा रहा है, परिणामी बल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और जो साइकिल है उसका गति भी घट जाता है। ठीक है, आप ये समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, इतना तक आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका जो भाग बचा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।